अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अफ़ज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एम अफ़ज़ल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम एनिमलिया का फ़ाइलम नंबर 1 जिसका नाम है फ़ाइलम पोरीफेरा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको किंगडम क्लासिफिकेशन जो किंगडम एनिमलिया है उसकी जो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया थे मैंने आपको बताए थे। कौन से बताए थे? डेवलपमेंटल पैटर्न, उसके बाद सिमेट्री, उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हो गई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, उसके बाद सीलोम क्राइटेरिया। सही। तो इस वीडियो में मैं फाइलम पोरीफेरा जो है इसके की पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या आपको याद रखने के लिए, क्योंकि ये आ सकते हैं एमसीक्यूज़ के या एमसीक्यूज़ में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोर बियरिंग। सबसे पहला ये पॉइंट आप याद रखें, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फाइलम पोरीफेरा का नंबर कितना है? 5000 स्पेशीज़ है फाइलम पोरीफेरा में। और फाइलम पोरीफेरा सिंपलेस्ट लिविंग एनिमल है जिसको हम स्पंज भी कहते हैं। अच्छा, ये आप अपनी रफ़ कापी उठाएं और यहाँ पे उस पर पॉइंट्स लिखते जाएं, क्योंकि ये मैं आपको शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ। आपको ये जो इतनी बड़ी थ्योरी लिखी हुई है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा, पोर बियरिंग है। मैंने कहा कि क्या क्या कहा? पोर बियरिंग। पोर का भाई मतलब क्या होता है? स्मॉल होल, जिसको हम ओस्टिया भी कहते हैं। सही। फाइलम पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये स्पंज होते हैं, उनके पास पोर होता है। पोर क्यों होता है भाई? पोर इसलिए होता है ताकि इसमें से वाटर इंटर हो। पोर कहाँ पे? मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। ये है पोर से। ये जो स्मॉल होल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? पोर से। अब जब वाटर आता है तो वाटर कहाँ से आता है? इसमें से, पोर्स में से आता है। उसके बाद इसके पास एक सेकंड ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ओस्क्यूला कहते हैं या एक्सक्यूरेंट पोर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो स्मॉल पोर हैं ओस्टिया जिसको हमने कहा, इसको हम इनक्यूरेंट पोर्स कहते हैं क्योंकि वाटर यहाँ से इंटर होता है। और उसके बाद ये जो लार्ज ओपनिंग है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? ओस्क्यूला कहते हैं या एक्सक्यूरेंट पोर कहते हैं क्योंकि यहाँ से वाटर इंटर होता है। सही, ये हो गया। उसके बाद पोर्स जो है एक एक सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ कैनाल्स। ठीक है। ये सिस्टम ऑफ कैनाल्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा सिस्टम ऑफ कैनाल्स है। सही। इनके थ्रू ये जो पोर्स है, ये पोर्स इस पोर्स से कनेक्टेड होगा। सही है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये जो पोर है ये इस पोर से कनेक्ट होगा, ये पोर इस पोर से कनेक्ट होगा, ये पोर इस पोर से कनेक्ट होगा। ये सारे पोर्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ कैनाल्स। सही है। अब जब वाटर इस पोर से इंटर होगा तो इस पोर में भी आ सकता है, इस पोर में भी आ सकता है। उसके बाद जाएगा अंदर इसकी कैविटी के अंदर। सही है। जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ओस्क्यूलम भी कहते हैं। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सिंपल पॉइंट्स हो गए अबाउट फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद फाइलम पोरीफेरा जो है ये एसिमेट्रिकल है, मैंने आपको बताया। सीसाइल है, एक्वाटिक है, और इनमें सीसाइल हैं, एक्वाटिक है। एक्वाटिक की अगर हम बात करें तो एक्वाटिक वो मेरिन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। 150 टाइप्स जो स्पंज के होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। 150 यानी 150 होते हैं। उसके बाद इनके पास अगर इनकी सिस्टम की बात करें, जो इनका आर्गन सिस्टम है, मैंने आपको बताया ये सिंपलेस्ट होते हैं। इनके पास प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होते। इनके पास सेल होते हैं मगर ये सेल आपस में इतनी इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होती। जब इनके पास टिश्यू ही नहीं है तो भाई इनके पास सिस्टम कैसे होंगे? लाइक इनके पास माउथ नहीं है, इंटेस्टाइन नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो भाई इतने सारे इनके पास सिस्टम नहीं है तो ये ज़िंदा कैसे हैं? ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं?
एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं, और इन ये जो अगर कोई एक्सटर्नल डेंजर आ जाए, इनको ऑर्गेनिज्म कोई इनको खाने के लिए आ जाए, तो ये कैसे क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन या फूड जो होता है ये डिफ्यूजन के होता है थ्रू। अगर यहाँ से जो वाटर आता है, वाटर इंटर होगा इन पोर्स में से, सही। वाटर जब पोर्स में से इंटर होगा तो ये ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होगा। एक्सक्रिएशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होगी। ये जो वाटर होता है, इस वाटर में फूड पार्टिकल्स होते हैं। ये स्पंज क्या करता है, इनको फिल्टर करता है, फिल्टर करके इसको खा जाता है। उसके बाद जो वाटर बचता, बाकी जो बचता है उसको ये एक्सक्रिएट करता है, रिलीज़ कर देता है, सही है। उसके बाद जो है ये, यानी कि इसमें जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो है, ये सारे क्या हो गए, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो गया पेशेंट। अच्छा, स्पंज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, स्पंज की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि A sponge may be described as an assemblage of loosely organized cells rather than a well-defined organism। मैंने आपको बताया कि स्पंज जो होते हैं इनके पास वेल असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स नहीं होते, यानी कि ये प्रॉपर टिश्यू तक नहीं बनाते भाई। उसके बाद अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स इनके पास पेनोसाइट होते हैं, पेनेकोसाइट्स होते हैं, जो कंट्रेक्टाइल फ्लैटेंड सेल होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं भाई। ये आपको बात याद रखनी चाहिए। डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस ऑफ स्पर्म में मौजूद होते हैं। एक पेनेकोसाइट कंट्रेक्टाइल होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं जो एपिडर्मिस में यानी आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पोरोसाइट जो पोर्स बनाते हैं। उसके बाद कोइनोसाइट्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। एक तो फ्लैजिलेटेड होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, ये इनर लिनिंग, ये इनर मोस्ट लेयर में होते हैं। अच्छा, ये सिंपल है। अच्छा, इसकी स्पंज की कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्पोंगोसील कहते हैं। अच्छा, ये इसमें सेल कितने टाइप के हो गए, पेनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट। सिंपल है भाई। पेनेकोसाइट क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर में होते हैं, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। और पोरोसाइट पोर्स बनाते हैं। कोइनोसाइट क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनके पास फ्लैजिला होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, ये इनर हालो कैविटी में होते हैं, जिसको हम एज ए एंडोडर्म भी कह सकते हैं, सही। आगे चलते हैं। अगर स्पंज की कैविटी के बेसिस पे, ये जो स्पंज की कैविटी है, इसकी बेसिस पे हम स्पंज को डिवाइड करें ग्रुप्स में, तो इसकी कैविटी कौन से किस तरह हो सकती है। इसकी कैविटी भाई हो सकती है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप का मतलब क्या होगा कि इसकी कैविटी में फर्दर डिविएंस नहीं होगी, ये सिंपल कैविटी होगी, सही। ये क्या हो गई, एस्कॉन टाइप हो गई। उसके बाद इसकी कैविटी में अगर इसकी कैविटी जो सेकेंडरी चैम्बर्स में डिवाइड हो, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये चैम्बर्स है इसके अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, साइकॉन टाइप। ये जो स्पंज है इसको हम क्या कहेंगे, साइकॉन टाइप, क्योंकि इसकी जो कैविटी है वो फर्दर चैम्बर्स में डिवाइड हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जो इसकी कैविटी है वो फर्दर रीडिवाइड कर रही है सेकेंडरी और टर्शरी चैम्बर्स में, तो उस स्पंज को हम क्या कहेंगे, लिकॉन टाइप। ये जो स्पंज है इसको हम क्या कहेंगे, लिकॉन टाइप। आप इसमें देख सकते हैं ये रीडिवाइड कर रही है सेकेंडरी और टर्शरी चैम्बर्स में, इसको हम क्या कहेंगे, लिकॉन टाइप। ये हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्पंज के अंदर क्या होगी, एक आउटर मोस्ट लेयर, एक कोइनोसाइट्स हो गए यानी इनर मोस्ट लेयर। बीच वाली जो लेयर होगी, बीच में बिल्कुल इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, जेलेटिनस मेसेनकाइम। जो कि क्या होती है, ये इसमें कुछ सेल्स होते हैं और इसमें कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, और इसमें प्रोटीन्स लाइक प्रोटीन भी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, इनमें सेल्स कौन से होते हैं, एमोबोसाइट्स होते हैं और स्पिक्यूल्स होते हैं, सही है। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके प्यूल्स जो होते हैं ये कल्केरियस भी हो सकते हैं, सिलीशियस भी हो सकते हैं। अच्छा, इनके पास स्केलेटल सिस्टम जो होता है स्पंज के पास, वो जो होता है वो
किन चीज़ों से बना होता है, या कैल्केरियस होता है या सिलिशियस होता है। सिलिकॉन आपने सुना होगा, सिलिकॉन से बना होता है। अच्छा, स्पंज जो ये आपको बात ये आप नोट कर लें, जो बाथरूम स्पंज है, बाथरूम स्पंज का जो स्केलेटन है वो स्पंज वो किससे बना होता है? बाथरूम स्पंज का स्केलेटन वो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर से। सही है। अच्छा, उसके बाद मैनी स्पंज लुक कलर ड्यू टू सिम्बायोटिक एल्गी आर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ पिगमेंट्स इन एमेबोसाइट्स। अच्छा, एमेबोसाइट्स के बारे में आपको एक और बात याद रखनी चाहिए कि एमेबोसाइट्स क्या होते हैं, ये कलर भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये कलर भी देते हैं स्पंज को। या तो इसकी जो होती है एसोसिएशन अलगी से होती है। सही है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये कलर भी क्या कर सकते हैं, स्पंज कलर भी हो सकते हैं। सही है। उसके बाद ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एक पैराग्राफ है छोटा सा। अगर हम 10 सेंटीमीटर स्पंज लेते हैं तो वो कितना वाटर फिल्टर कर सकता है? मोर देन 20 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे से। तो स्पंज का यहाँ पे हमें एक काम समझ आ गया कि स्पंज क्या करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं। सही है। उसके बाद स्पंज क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे। कुछ स्पंज होते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्पंज जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्स एंड स्पर्म्स फॉर्म बाय द एमोबोसाइट। अच्छा, एमोबोसाइट्स का और क्या काम होता है? ये जो है सेक्स सेल बनाते हैं। द स्पर्म्स आर कैरीड आउट बाय वाटर करंट टू नेबरिंग स्पंज वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, ये चूँकि ये वाटर में रहते हैं, सही, वाटर में रहते हैं, तो ये एक स्पर्म रिलीज़ कर देगा, वो स्पर्म जाएगा दूसरे स्पंज के पास, ओवम पड़ा होगा उसके पास जाएगा और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होगी तो एक क्या होगा, एक इमेच्योर लार्वा बनेगा, जिस इमेच्योर लार्वा को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, जो कि जाएगा बॉटम साइड पे अटैच होगा और वो एक एडल्ट स्पंज में कन्वर्ट हो जाएगा। सही, आगे चलते हैं। स्पंज में रिप्रोडक्शन कितनी हुई? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? स्पंज में रीजनरेशन के बाद, रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एक स्पंज है, अगर जो कंडीशंस हैं वो क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये सारे साइड वाले जो सेल्स होंगे ये सारे एक क्या बनाएंगे, एक जिम्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सारा यहाँ पे फूड जमा होगा। सही, इसकी ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहेंगे, इसकी ओपनिंग को क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहेंगे। जो एम्फी डिस्क स्पिक्यूल होंगे, ये स्पिक्यूल होंगे इसकी आउटर मोस्ट लेयर में। उसके बाद क्या होगा, यह इसमें क्या होगा, फूड और जो एमोबॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये एक एपिथेलियल लेयर्स आउटर मोस्ट बनाएंगे। ये एक बाल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, यानी वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर इसको मिलेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारी कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉपर एडल्ट स्पंज में। सही, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको इतना याद रखता है, जिम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होती है, बस। सही, आगे चलते हैं। स्पंजेस with the skeleton of spongin fiber network are commercial valuable being dried and used as bathroom sponges। अच्छा, जो कुछ स्पंज होते हैं वो कमर्शियली यूज़ होते हैं बाथरूम स्पंज के, क्योंकि इसका काम क्या होता है भाई, वाटर को फिल्टर करना। इसका क्या काम होता है, एब्जॉर्शन करता, जो फूड होता है या फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और वाटर को, फ्रेश वाटर को रिलीज कर देता है। इसलिए स्पंज को क्या करते हैं हम, कमर्शियली यूज़ करते हैं। स्पंज फिशिंग एंड स्पंज कल्चर वाज वेरी कॉमन इन द पास्ट थ्रू इन द रिसेंट years it has been very much replaced by the
आर्टिफिशियल स्पंज। अच्छा, पास्ट में के स्पंज का जो स्पंज कल्चर या उसको हम क्या कहते हैं कि स्पंज फिशिंग भी एक प्रोसेस था, उसके थ्रू स्पंज बनाई जाती थी, मगर अब तो आर्टिफिशियली भी स्पंज बनती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पंज की क्लासेस की। स्पंज की क्लासेस 3 हैं, कैल्केरिया, हेक्सएक्टिनिडा, डेस्मोस्पंजिया। इसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? इसको हम स्केलेटन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। वो स्पंज जिसके पास स्केलेटन जो होगा वो कैल्केरियस होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कैल्केरियस स्पंज। इसका एग्जांपल क्या है? एस्कॉन और साइकॉन। हेक्सएक्टिनिडा स्पंज हम उन स्पंज को कहेंगे जिस के पास क्या होगा? स्पिक्यूल्स कौन से होंगे? सिलिशियस होंगे, ग्लास लाइक मटेरियल होंगे और 6 रेज होंगे। 6 रेज का मतलब होगा कि अगर सपोज़ करें ये स्पंज है एक, ये मैं एक स्पंज बना रहा हूँ, सही। इसमें से ये रेज होंगे, रेज निकलेंगे, सही। इसको हम क्या कहेंगे? 6 रेज। उसके बाद है डेस्मोस्पंजिया। डेस्मोस्पंजिया स्केलेटन किससे बना होगा? प्रोटीनस फाइबर से, सही। स्पंज प्रोटीनेशियस फाइबर को हम स्पंजिन फाइबर्स भी कहते हैं। उसके पास या तो इसके स्पिक्यूल्स होंगे या नहीं होंगे। उसका एग्जांपल है क्या है? उसका एग्जांपल है कि स्पंजिला स्पिक्यूल्स व्हेन प्रेजेंट आर सिलिशियस बट नेवर 6 रेज्ड। अच्छा, इसके पास सिलिशियस स्पिक्यूल भी हो सकते हैं और उनके पास 6 रेज नहीं होंगे, यानी कि जो रेज होते हैं वो स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ये थे कुछ जनरल स्ट्रक्चर और फाइलम पोरीफेरा, यानी यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा ख़त्म हो गया। आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइलम निडेरिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।